ओके, सो इलस्ट्रेशन 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ चैप्टर 6 तो सॉल्व करते हैं। कह रहा है बॉश लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड अ स्पेशल प्रोडक्ट। ठीक है, डिटेल्स आर एज फॉलोज। ओके, द प्रोडक्ट विल हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ 5000 यूनिट्स। ठीक है, 5000 यूनिट्स का 5000 यूनिट्स है। कह रहा है इट इज़ एस्टिमेटेड कि जो मार्केट है can absorb the first 4500 units at 64 and then the product will enter at the declining stage। मतलब आसान भाषा में यहाँ पे कह रहा है कि मैच्योरिटी स्टेज तक 4500 यूनिट की सेल जो है वो 64 रुपये के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद बाकी 500 के लिए वो डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुँच गया। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस कम होने के चांसेस है। चलो ठीक है। कंपनी एस्टिमेट द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 6 पर आवर। ठीक है, अदर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 19 पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000 ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब ये 5,000 यूनिट्स के लिए 5,000 यूनिट्स के लिए 40,000 है। ओके, द लेबर रेट एंड बोथ ऑफ दिस कॉस्ट विल नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ। चलो ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसे रहेगा। 6 और 19 ही रहने वाला है। कहता है फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स विल टेक 1000 आवर टू प्रोड्यूस। मतलब एक बैच को, फर्स्ट बैच ऑफ 100 यूनिट्स को 1000 आवर्स लगते हैं। यानी कितने अपने पास यूनिट्स थे टोटल? 5000 यूनिट्स थे, और एक बैच 100 यूनिट का है, यानी 50 बैच। ये हो गया 50 बैच। तो अपना टोटल नंबर ऑफ बैचेस है 50 बैचेस, एंड एक बैच को प्रोड्यूस करने में 1000 घंटे लगते हैं। ओके ठीक है। देयर विल बी 80% लर्निंग कर्व दैट विल कंटिन्यू टू 2500 यूनिट्स। ठीक है, and have been produced. Batches after this level will take the same amount of time as the 25th batch. Batches size will always be 100 unit। अच्छा, कह रहा है ये मेरा यूनिट का लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है। ठीक है, कह रहा है 2500 यूनिट्स तक, यानी दूसरे लैंग्वेज में कहूँ 25 बैच तक मेरा लर्निंग कर्व का इफेक्ट रहेगा, और 2500 के बाद बाकी 7500 यूनिट्स के लिए, यानी 75 नॉट 75 सॉरी बाकी 25 ना। ओके, बाकी 2500 बैच के लिए, यानी बाकी 25 बैचेस के लिए, बाकी 2500 यूनिट्स के लिए, यानी बाकी 25 बैच के लिए जो लर्निंग कर्व का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और इस 25वें बैच को जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम बाकी 25 बैच को लगेगा। इस 25वें बैच को जितना टाइम लग रहा है बनने में, उस टाइम वही टाइम बाकी रिमेनिंग 25 बैचेस को लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है। मैं वापस एक बार समराइज़ कर देता हूँ। शुरू के 25 यूनिट्स, शुरू के 25 बैचेस पे लर्निंग कर्व का इफेक्ट रहेगा। यानी अगर एक बैच को 1000 घंटे लग रहे हैं तो 25 बैच तक आते आते वो 1000 घंटे कम हो जाएंगे, लेकिन आखिरी 25 यूनिट, यानी बस 25 नॉट आखिरी 25 यूनिट, जो 25th बैच है उसको लास्ट में जाके जितना टाइम लगा उतना ही टाइम रेस्ट 25 को लगने वाला है, आखिरी 25 को लगने वाला है। ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द फाइनल 500 यूनिट्स। देखो, ये हमें निकालना है और ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, दैट विल अलाउ द कंपनी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000। चलो ये क्वेश्चन करते समय देख लेंगे। कह रहा है जो एवरेज टाइम 24 बैचेस को लग रहा है वो 359.40, यानी 24 बैचेस को टोटल मिला के, मतलब
ये कह रहा है, ये हो गया y की वैल्यू, ये हो गया एक सेकेंड, ये हो गया y की वैल्यू। जब हम फॉर्मूला करेंगे y इक्वल टू AXB, ये हो गया y की वैल्यू। ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ आवर्स कितने थे? 1000, सॉरी नॉट 1000, 24 बैचेस है ना, 24 इंटू 359.40, ये हो गए 24 बैचेस को टोटल टाइम लग रहा है 8625.6। ठीक है, आई होप ये आसान है, यहाँ तक आप समझ गए। ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैं एक बार वो क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको। हाँ जी, आप चैप्टर 4 में इलस्ट्रेशन 2 करोगे, चैप्टर 4 इलस्ट्रेशन 2, चैप्टर 4 इलस्ट्रेशन 2 आपको मेरी चैनल में मिल जाएगा। तो सेम तरीका यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट सेम डिट्टो सेम तरीके से हमने ये किया था। ठीक है, तो अगर वो आपने किया है वहाँ पे भी आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे भी समझाने की कोशिश की, यहाँ पे भी लॉजिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 बैचेस को लग रहे हैं हमें 8625.6 आवर्स। अब हमें पता करना है 25 बैच को, अब हमें पता करना है 25वें बैच को कितना लग रहा है, ताकि हम रेस्ट 25 का पता लगा सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत ज़्यादा समझा दिया मैंने। चलो, हम यहाँ पे लॉग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम है। मुझे भी लॉग समझ नहीं आता, मैं नॉर्मल एक कैलकुलेटर के हिसाब से मैं सॉल्व करना चाहूँगा। ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला था अपना y इक्वल टू AXB। y हमें निकालना है, a दिया हुआ है, a यानी फर्स्ट बैच को, a यानी फर्स्ट यूनिट को, या जो भी क्वेश्चन में दिया रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट बैच को कितना टाइम लग रहा है, हाउ मच टाइम, 1000 आवर्स लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट बैच को, इनटू x का मतलब होना है, x का मतलब है कि कितने, अगर एक बैच को इतने आवर्स लग रहे हैं तो आपको कितने बैचेस बनाने हैं, यानी अपने केस में 25 बैचेस बनाने। और b हो गया कि लर्निंग कर्व का इफेक्ट क्या है, तो अपना है -322। ठीक है, ये है, इसको इजीली सॉल्व करते हैं। हम एक आपको कैलकुलेटर में सभी सी स्टूडेंट्स को एक जो चीज़ आती होगी कि अगर डर्टी पावर कैलकुलेट करना है, डर्टी पावर कोई भी सो वन कोई भी कैलकुलेट करना है, तो उसका सबको ट्रिक पता होता है। 12 टाइम्स आपको रूट दबाना होता है, -1, फिर मल्टीप्लाइड बाय जो रूट है, उसके बाद +1 करके इक्वल टू 12 टाइम्स, ये आपको सबको पता है। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 यहाँ पे लिख दिया कैलकुलेटर में, 25 हमने कैलकुलेटर में लिख दिया, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये आ रहा होगा 1.000786 ... ठीक है, इसमें हम माइनस करेंगे 1, हमने कर दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे -0.322 से। आप कैलकुलेटर में लिखो मल्टीप्लाइड बाय 0.322। अब इसको नेगेटिव में करना है, तो आपके कैलकुलेटर में +0.322 दिख रहा होगा। एक कैलकुलेटर में एक बटन होता है +/- सभी कैलकुलेटर में होता है, सभी कैलकुलेटर में +/- करके एक ऑप्शन होता है, उसको एक बार क्लिक करो। अब आपका वो जो नंबर आ रहा था वो नेगेटिव में हो गया, जो कोएफिशिएंट था वो अब नेगेटिव में हो गया। अब कर दो इक्वल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेम प्रोसेस रिपीट करो, रिमेनिंग प्रोसेस रिपीट करो, +1 कर दिया। ठीक है, अब इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आ रहा है 1 सेकेंड। ठीक है, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 0.354। ठीक है, 0.354
51 जो भी आ रहा है, फिर इसको 5107 बस इतना ही लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये आ गया 354.51। ठीक है, अब मेरी बात एक समझना, ये आपका देखो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो लॉग की वैल्यूज़ है या जो भी कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ है क्वेश्चन में आपको दी हुई है, आप लेकिन खुद से निकाल रहे हो, आप क्वेश्चन की वैल्यू को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो सभी सीए बच्चे ये जानते हैं कि क्वेश्चन की जब भी आप कैलकुलेटर से करते हो और जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है, हमेशा थोड़ी सी चेंज होती है। अगर जैसे यहाँ पे 35451 है तो क्वेश्चन में 35421 दिया रहेगा, 35.30 दिया रहेगा, क्वेश्चन की अलग एक खुद की वैल्यू होती है और कैलकुलेटर से हमेशा थोड़ा सा इधर उधर निकलता है। तो हमने क्योंकि इसको कैलकुलेटर से निकाला, क्वेश्चन की वैल्यूज इस्तेमाल नहीं करी, तो अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कोई मिलता जुलता इससे वैल्यूज़ है तो हम उसको पकड़ लेंगे, उसको पढ़ के सॉल्व करेंगे। देखो लॉग के हिसाब से करते जाते हैं तो बहुत टाइम लगता और मुझे भी लॉग समझ में नहीं आता है। ये एक जुगाड़ तरीका है कि आपने कैलकुलेटर से 354.51 निकाल लिया। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या इससे मिलता जुलता कोई नंबर दिया हुआ है, 354.51 राइट। ये नहीं है ऑब्वियसली, ये भी नहीं है, log 5 का ये दिया हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी 342 अपना 354.51 था, बहुत डिफरेंस है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 354.70 ये हो सकता है, ये बहुत ही क्लोज है। उसके बाद नहीं, ये 5 रुपये का डिफरेंस है, हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 10 रुपये का डिफरेंस है। तो आप क्वेश्चन इसको लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो आंसर थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन की वैल्यू इस्तेमाल नहीं करी। लेकिन मैं ये 99% श्योर करके कह सकता हूँ कि ये ट्रिक हमेशा काम करेगा कि आप जो मिलता जुलता वैल्यू है आप इसको लेके काम करो। आप यानी आप 1000 को इससे नहीं बल्कि इससे मल्टीप्लाई करो। इसको ये ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 की वैल्यू है, तो यानी आप इसको ना लेके इसको लो, रिप्लेस कर दो इसको। ये लॉजिक, ये जुगाड़ हमेशा काम करेगा, 99% काम करेगा। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा होना बहुत कम है कि एक और वैल्यू दी हुई है 354.31 की, एक और वैल्यू दी हुई है एकदम मिलता जुलता, ये होना बहुत चांसेस कम है। देयर आर 99% लेस चांसेस कि एक और वैल्यू सेम मिलता जुलता एकदम क्लोजली रिलेटेड है, होना बहुत कम है। तो जो भी क्लोजली रिलेटेड नंबर है वापस ले लो, बस इतना ही बता रहा हूँ मैं। तो अब मैं इसको लूँगा 354.70, ठीक है। तो यानी मेरे एक बैच को लग रहा है 354.70, तो 25 बैच को कितना लग रहा है 354.70 इंटू 25, ये लग रहा है 8867.5, ठीक है, 8867.5। और 24 बैच को कितना लग रहा है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा था, 24 बैच को कितना लग रहा है, कहाँ गया ये रहा 8625.6, ठीक है, 8625.6, यानी जो डिफरेंस आएगा 8867.5 माइनस 8625.6, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस आ रहा है 241.9 ये 25th की टाइम है? क्या मैं ये कह सकता हूँ? अगर 25 बैचेस को बनाने में इतना टाइम लग रहा है और 24 बैच को बनाने में इतना टाइम लग रहा है, तो जो डिफरेंस है क्या वो 25th बैच का डिफरेंस है? ऑब्वियसली, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन चैप्टर 4 की इलस्ट्रेशन 2 में भी एग्जैक्टली इसी तरीके से समझाया हुआ है। तो क्या बाकी रिमेनिंग 25th बैच को कितना टाइम लगेगा, इनटू ये मल्टीप्लाई कर दो 241.9, यानी सॉरी बाकी 25th नहीं, बाकी 25 बैचेस को, तो 25 इंटू
241.9, यानी बाकी 25 बैचेस को 6047.5 टाइम लग रहा है, रेस्ट 25 को इतना टाइम लग रहा है, और फर्स्ट 25 को कितना टाइम लग रहा है ये, यानी 8867.5 8867.5। तो टोटल 50 बैच को कितना लग रहा है 6047.5 प्लस 8867.5, ये लग रहा है 14,915 आवर्स लग रहे हैं टोटल 25 बैचेस का, यानी टोटल 5000 यूनिट्स का। ओके ठीक है, नाउ अब हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमें तो कह रहा है सबसे पहले 5 जो फाइनल 500 है उसका प्राइस निकालो। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं ना कि हम ये देख लेते हैं कि 5000 का कितना प्राइस होता, माइनस करके जो डिफरेंस आएगा बाकी 500 का कितना प्राइस होगा। देखो कैसे, डायरेक्ट लेबर 6 पर आर, 6 आर कितने हैं, आर तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन आर हमने कैलकुलेट करा हुआ है 14915 ये हमने कैलकुलेट करा 14915 इंटू 6, हमें आर्स लग रहे हैं 89490। ठीक है, ये भी कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है 19 पर यूनिट, यानी 5000, हम अभी 5000 के हिसाब से देख रहे हैं कि कितना होता, इंटू 19, ये लग रहा 95,000। ठीक है, ओके। हमें फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ था 40,000, तो ये भी ले लेते हैं, प्लस फिक्स कॉस्ट 40,000। ठीक है, ओके। तो अब कितना हो रहा है 8989490 प्लस 95,000 प्लस 40,000, ये आ गया, टोटल आ गया 224,490। अब क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि हमें तो बस यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ 80,000 फ्रॉम द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट से वो 80,000 प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट। इसमें मैं प्रॉफिट ऐड करता हूँ 80,000, तो मेरा सेल्स कितना आया 224,490 प्लस 80,000, टोटल सेल्स आया मेरा 30,4,490। ठीक है, ओके। अब ये सेल्स कितने का, ये 5000 यूनिट्स का है, लेकिन 4,500 यूनिट्स का सेल्स कितना है, 4,500 यूनिट्स का सेल्स कितना है 4,500 इंटू 64, तो ये हो गया 288,000। ठीक है, ओके। तो डिफरेंट सेल्स कितना है 30,4,490 माइनस 288,000, यानी 16,490 इन वैल्यू का अपना सेल्स हम मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 500 यूनिट्स। 16,490 इन वैल्यू का सेल्स हम मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 500 यूनिट्स, यानी 500 कितना हो गया डिवाइडेड बाय 500, ये हो गया 32.98। सिंपल, इसको मैं वापस समराइज करता हूँ। हमने कॉस्ट ले लिया 5,000 के हिसाब से, उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये आ गया पूरे 5,000 का सेल्स इतना होता, पर क्योंकि हमने बस 4,500 सेल्स कराया तो उसका सेल्स कितना इतना, कितना डिफरेंट सेल्स है इन वैल्यू 16,490, और ये 16,490 किस लिए डिफरेंट हुआ 500 यूनिट्स की वजह से, तो यानी पर यूनिट हो गया 32.98। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमने 5,000 को सीधा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया 64 से, हमें ये निकालने के लिए हम इतने तरीके से क्यों गए, हमने सीधा 5,000 इंटू 64 मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया। तो बात यह है कि हमारे पास 5,000 इंटू 64 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 64
बस 4500 की यूनिट्स के लिए है। हमारे पास बाकी 500 यूनिट्स के लिए सेलिंग प्राइस ही नहीं है। हमारे पास बाकी 500 यूनिट्स के लिए सेलिंग प्राइस ही नहीं है, वो निकालना है। पर हमें पहला स्टेप पूरे 5000 यूनिट्स के हिसाब से सॉल्व करना था। तो बिना रिमेनिंग 500 यूनिट के सेलिंग प्राइस नहीं होने के चलते हम 5000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। जब तक हमारे पास रिमेनिंग 500 यूनिट का सेलिंग प्राइस नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं उससे। तो हमें 5000 यूनिट्स का सेल वैल्यू निकालने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो तरीका ये था कि हमने 5000 यूनिट का कॉस्ट निकाल लिया, 5000 यूनिट्स का कितना प्रॉफिट होता वो ऐड कर दिया, तो हमें 5000 यूनिट का सेल्स मिल गया। आप समझ रहे हो? क्योंकि हमारे पास 4500 का सेलिंग प्राइस था, तो हमने सीधा 4500 में सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई कर दिया और सेल्स वैल्यू पे आ गए। 5000 यूनिट्स के लिए हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, हमें अदर मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। और वो अदर मेथड क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट के साथ। तो ये हो गया आंसर। आई होप सबसे ज़्यादा मुश्किल तो ये होता, स्टूडेंट्स को इसी में दिक्कत आती है। और ये मैंने बहुत ईजी तरीके से, एक जुगाड़ तरीके से कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, रेस्ट ये बहुत ईजी क्वेश्चन था।